नमस्कार। जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा कर रहा हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो सभी जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। मैं शशिकांत कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। कैसे आप सभी लोग? सब कोई बढ़िया है ना? मस्त एकदम। तो जल्दी से जल्दी सभी उपस्थित हो जाएंगे और शुरुआती 5 मिनट अभी तक के क्लास में जो भी आप सभी के डाउट रहे होंगे, आप सभी कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर करवा लीजिए, क्योंकि आज एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार की लास्ट क्लास है। आज एक पार्ट हमारा कंप्लीट, जो सबसे बड़ा पार्ट था। नहीं, आवाज तो ठीक है। अब फिजिकल के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जो अब बचा हुआ है इस लास्ट टॉपिक में 10 से 15 मिनट की क्लास या मैक्सिमम 20 मिनट की क्लास बची हुई है। बाकी टाइम आज हमारा बचेगा ही। तो आपके मन में जो भी आज क्वेश्चन होगा वो सारा करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आएगा, बिल्कुल। हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। जिसमें आपकी सहूलियत होगी उससे आपको आंसर टिक आउट करने हैं। नहीं, जरूरत नहीं है फिजिकल के लिए एकेडमी ज्वाइन करने की, अगर आप पहले से ही इसको लेकर तैयार हैं तो। अगर नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, तो फिर ज्वाइन कर लो, बढ़िया रहेगा। टेस्ट कब होगा? हर संडे को टेस्ट तो होता है। हाँ, मंडे से मध्यकालीन बिहार, भारत नहीं ना, हम मध्यकालीन बिहार पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। बाकी जो भी डाउट होगा लास्ट में आप सभी डाउट अपने क्लियर करवा लीजिएगा, ठीक है ना? तो हमने जो शुरू किया था पिछली क्लास में, वो टॉपिक जो था वो था गुप्त काल, ठीक है ना? कौन सा? तो हमारा था यहाँ पर गुप्त काल, ठीक है। इसके तहत हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने इसके संदर्भ में कि गुप्त काल का संस्थापक कौन, ठीक है। गुप्त काल का संस्थापक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि श्री गुप्त, है ना? श्री गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 240 ईस्वी में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इस वंश का वास्तविक संस्थापक, इस वंश का वास्तविक संस्थापक के बारे में हमने पढ़ा था। वास्तविक संस्थापक कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना? चंद्रगुप्त प्रथम जो था, इसी को वास्तविक संस्थापक कहा गया। उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में? समुद्र गुप्त के बारे में, है ना? और समुद्र गुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी ने कविराज की भी उपाधि धारण कर रखी थी, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पर कौन आ गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आया इसके बाद? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने पढ़ा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने क्या पढ़ा? कि इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी, है ना? विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी। और चीनी यात्री फाहियान जो है ना? चीनी यात्री फाहियान, फाहियान भारत आता है, भारत आया, ठीक है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कल की क्लास में से थी, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा हुआ था। क्लियर यहां तक? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इसी के टाइम पीरियड पर भारत का माफ करना, चीनी यात्री भारत आया। और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था? कि इसी का जो काल है ये स्वर्ण युग कहलाता है, ठीक है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, ये हमारा कल का था जो हमने अभी तक पढ़ा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? इसके आगे की कहानी देखते हैं। ये कब तक रहेगा? ये रहेगा आपका 375 से, है ना? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 375 से 412 तक, इसका टाइम पीरियड हमने क्या देखा था? 375 से लेकर 412 ईस्वी तक। अब 412 में कौन आएगा? तो अब आएगा यहां पर कुमार गुप्त प्रथम। चलो टॉपिक डालो अगला, कुमार गुप्त प्रथम। थोड़ा सा
चौड़ा कर लेते हैं। कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, लिख लिया सबने। इसका टाइम पीरियड 412 से 455। ठीक है, तो इसका समय काल जो था वो था 412 से लेकर 455 ईस्वी तक। 412 से लेकर 455 ईस्वी तक। इसने उपाधि क्या धारण कर रखी थी, है ना, उपाधि महेंद्रादित्य की। अगर पूछे उपाधि तो इसने महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य की उपाधि इसने धारण कर रखी थी। टाइटल क्या था इसका? टाइटल था महेंद्रादित्य। ठीक है, टाइटल क्या धारण कर रखा था? महेंद्रादित्य की उपाधि इसने धारण कर रखी थी। ठीक है, इसकी विशेष बात क्या थी? अभी तक हमने देखा कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने सोने का सिक्का चलाया। ठीक, उसके बाद शासक जो आया वो चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। इसने कहा कि भैया हम भी तो कुछ रिकॉर्ड ऐसा बना दे, हम भी तो कुछ इतिहास में ऐसा कर दे कि हमारा नाम क्या हो जाए, दर्ज हो जाए। अगर बात करें गुप्त काल के दौरान सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाने की, तो इसने सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए। 15 प्रकार का इसने सिक्के चलाए। पहले क्या, तो 3 ही चल रहे थे, है ना, गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड में 6 प्रकार के थे। ठीक है, इसने 15 प्रकार के 15 प्रकार के सिक्के चलाए। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना सर्वाधिक प्रकार का, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए। कितने प्रकार के? 15 प्रकार के। ठीक है, तो इसने 15 प्रकार के सिक्के यहां पर चलाए। ठीक है, क्लियर। चल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है ना, तो इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ही एस्टैब्लिश्ड नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, और इस पर स्टार लगा लेना। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। जिस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम पढ़ते हैं, उस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। और ये उस समय का विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था। और इसकी विशेषताएं उस स्तर की थी जो आज की टॉप यूनिवर्सिटीज की है। यानी कि यहां पर आपको अगर पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता था, प्रवेश परीक्षा देना पड़ता था, और वो भी प्रवेश परीक्षा 3 चरणों की होती थी। उसको पास करने के बाद ही वहां पर आपको अनुमति मिलती थी, यानी कि आप एंटर करते थे और फिर से आपकी पढ़ाई होती थी। आजकल आप देखोगे कि कई, है ना, देखा जाए तो 40-50 बच्चों पर एक शिक्षक आपको देखने को मिलेगा। कई स्टेट में तो 100 से ज्यादा बच्चों पर एक शिक्षक की एवरेज है। लेकिन इस समय काल पर देखा जाए तो मैक्सिमम जो छात्र थे 3 से 4, जिस पर एक शिक्षक हुआ करते थे। और इस कारण से यहाँ की जो पढ़ाई थी इतनी तगड़ी स्तर की थी कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से छात्र आते थे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। ये था नालंदा विश्वविद्यालय, और यहाँ पर एक से एक प्रख्यात विद्वान यहाँ से पढ़े। उनके जो रिसर्च थे, रिसर्च पेपर सारे लिखे गए, और सारे रिसर्च पेपर को यहाँ की पुस्तकालयों में रखी गई। 3 पुस्तकालय थी, और कहा जाता है कि उन पुस्तकालयों में लगभग 90 लाख के आसपास पुस्तकें शामिल थी। लेकिन देखा जाए तो जब मुस्लिम आक्रांता आए
बिहार पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए। नाम क्या था उसका? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जितने भी यहां पर पहले से विश्वविद्यालय में जो भी चीजें थी, या यूं कहें कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इन सबको बर्बाद इसने किया बड़े स्तर पर। और इसी के क्रम में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, सबको बर्बाद कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने आग लगा दी और पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या इतनी थी कि कई महीनों तक उसमें आग लगी रही, उससे बुझाया न जा सका। तो इतना ज्ञान भरा पड़ा था जिस नालंदा विश्वविद्यालय में, वो नालंदा विश्वविद्यालय अपने बिहार में अवस्थित था। ठीक है। और उसकी स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। यही कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की हुई थी। ठीक है। साथ ही साथ यहां पर एक चीज और लिख लेना कि पहला हूण आक्रमण इसी के शासन काल में होता है। प्रथम हूण आक्रमण इसी के शासन काल में होगा। और हूण कौन था? खुशनेवाज। खुशनेवाज। ठीक है ना। इंग्लिश में लिख लो। फर्स्ट हून अटैक ड्यूरिंग his period by खुशनेवाज, by खुशनेवाज। ठीक है। हूण देखो, जैसे मुगल है ना, जैसे गुप्ता है, ऐसे ही हूण एक प्रकार की बर्बर जनजाति थी। ठीक है। मध्य एशिया वाले क्षेत्र में इनका शासन प्रशासन था और ये अब भारत पर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। तो पहली बार इनका अटैक इसी कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में हुआ और अटैक करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था खुशनेवाज। क्या नाम था? खुशनेवाज। पाल वंश का टाइम पीरियड क्या है? वो मेडाइवल हिस्ट्री में आएगा ना, काहे टेंशन ले रहे हैं। पाल बिल्कुल पढ़ेंगे, बिहार के इतिहास से जुड़ा है तो पढ़ेंगे ना। अब शुरुआत होगी, अब मध्यकाल जब हम पढ़ते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके, शुरुआती दौर में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पूर्व मध्यकाल, एक मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल का जो टाइम पीरियड होता है वो 750 से शुरू होता है। और पालों की अगर हम बात कर लें तो 900 ईस्वी के आसपास, 1200 ईस्वी के आसपास, इन दोनों के बीच में इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो अभी तो हम वहां तक पहुंचे ही नहीं, तो कहां से पढ़ेंगे? टेंशन काहे ले रहे हो? मेरे क्लास में कुछ भी नहीं छूटेगा आप सभी का। ठीक है ना। देखो, इसके डेट पर स्पष्टता नहीं है कि किस ईयर में इसको एस्टैब्लिश किया गया, इसलिए ईयर में यहां पर नहीं लिखवा रहा और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है। क्लियर है? लिख लिया सबने? चलो, इसके बाद अगला शासक आएगा स्कंदगुप्त। ठीक है। इसके बाद अगला शासक कौन आएगा? अगला शासक आएगा स्कंदगुप्त। ठीक है। इसका टाइम पीरियड रहेगा आपका 472 से 500 के आसपास। ठीक है। नहीं, 455 से लेकर 467 के आसपास। उसके बाद आएगा पुरुगुप्त। उसके बाद कौन आएगा? पुरुगुप्त। पुरुगुप्त के बाद आएगा बुद्धगुप्त। ठीक है। इन दोनों से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता जो आपके एग्जाम में पूछे जाए, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे। टाइम पीरियड आप चाहे तो लिखवा दूंगा, 455 है ना। 455 से लेकर कब तक? तो 455 से लेकर 467 तक, है ना। 467 तक।
इसकी बात कर ले 467 से लेकर 469 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। और बुद्धगुप्त का रहेगा, है ना, मतलब 69 बीच में कुछ लफड़ाफड़ चलता है इनका, तो 72 से लेकर उसका टाइम पीरियड रहेगा 500 तक। ठीक है ना, तो इसका टाइम पीरियड 472 से लेकर 500 ईस्वी तक का इसका टाइम पीरियड रहेगा। इससे एक ही क्वेश्चन बनेगा कि दूसरा हुर आक्रमण जो हुआ वो बुद्धगुप्त के शासनकाल में ही हुआ। ठीक है ना, तो बस इतना आपको लिख लेना है कि दूसरा हुन आक्रमण, इसके शासनकाल में दूसरा हुड़ आक्रमण हुआ। दूसरा हुड़ आक्रमण हुआ और करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था तोरमाड़। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं सोचा था स्किप करने के लिए, लेकिन नहीं करेंगे स्किप। अगर बिहार दरोगा में पूछा हुआ है तो शायद पुलिस में पूछ दे। ठीक है ना, राइटिंग अब कितना अच्छा लिखे, क्लियर है? ठीक, चलो उसके बाद आएगा नरसिंह गुप्त बालादित्य। अगला शासक लिख लो, नरसिंह गुप्त बालादित्य। शासनकाल मत लिखो, इन लोगों का शासनकाल पूछेगा ही नहीं। इसके बारे में लिख लो एक कि तीसरा हुड़ आक्रमण इसके शासनकाल में हुआ। ठीक है, कौन करेगा? मिहिरकुल, है ना, तो इसके शासनकाल में लिख लो तीसरा हुड़ आक्रमण हुआ। ठीक है, किसके द्वारा? तो मिहिरकुल के द्वारा। और मिहिरकुल के बारे में बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो तोरमाड़ पूछ चुका है, मिहिरकुल पूछ चुका है। ठीक है, और 3 हुड़ आक्रमण हमने देखा, पहला खुसनेवाज, दूसरा तोरमाड़, तीसरा मिहिरकुल। पहला किसके शासनकाल में? कुमारगुप्त प्रथम के, दूसरा बुद्धगुप्त के, और तीसरा जो है वो नरसिंह गुप्त के शासनकाल में आक्रमण हुआ। ठीक है, तो इतना आप सभी लोग लिख लेना। और ये होते होते लगभग 550 ईस्वी का टाइम पीरियड आ चुका है ना। अब इसके बाद 550 से लेकर 750 का जो टाइम पीरियड होता है उसे गुप्तोत्तर काल कहते हैं, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम समय काल है। और गुप्तोत्तर काल में देखें तो जैसे हमने देखा था कि मौर्य काल में एक केंद्रीकृत स्वरूप था, फिर मौर्योत्तर काल में क्या हुआ? बिखर गए, ये विकेंद्रीकरण हो गया। फिर ये गुप्त शासक आते हैं और इनके द्वारा फिर से केंद्रीकृत सत्ता स्थापित की जाएगी। लेकिन अब इनके पश्चात 550 के बाद अगर हम देखें तो फिर से मगध में विकेंद्रीकरण देखने को मिलेगा। और अब धीरे धीरे जो पाटलिपुत्र का महत्व प्राचीन काल में था, अब उसका स्थान कौन ले लेगा? उसका स्थान ले लेगा कन्नौज। और उसी कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए भारत की 3 बड़ी ताकतें जो है यहां पर लड़ेगी, जिससे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और उनमें, है ना, हम बात करेंगे कौन कौन से शासक जो थे उसमें हिस्सा लिए हुए थे। ठीक है, हुड़ नहीं समझ में आया? जैसे मुगल थे, मुगल क्या है? विदेशी शासक हैं, वैसे ही हुड़ भी एक प्रकार के विदेशी शासक थे। और वो भी भारत पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए भारत पर 3 बार आक्रमण किए। एक बार कौन किया? खुसनेवाज, फिर तोरमाड़ किया, फिर मिहिरकुल किया। और मिहिरकुल को भी नरसिंह गुप्त बालादित्य ने अच्छे से पराजित किया हुआ था। तो यहां पर ये बार बार पराजित होते रहे। ठीक है, तो अब यहां पर देखा जाए 550 में क्या हो गया? 550 के बाद जो यहां पर शासक रहेंगे उनको उत्तरवर्ती गुप्त शासक कहा जाता है ना। और इनकी बड़ी ही कमजोर स्थिति होगी, ये चाहो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो 550 ईस्वी के बाद का टाइम पीरियड देखें तो यहां पर जो शासक रहे उनको हम क्या कहेंगे? उत्तरवर्ती, है ना, उत्तरवर्ती गुप्त शासक। और उत्तरवर्ती गुप्त शासक जो रहे वो बड़े ही कमजोर सिद्ध हुए। क्या हुए? कमजोर सिद्ध हुए।
हुए और कमजोर सिद्ध होने के कारण ये केंद्रीकृत स्वरूप स्थापित करके नहीं रख पाए, जिस कारण से भारत में फिर से आपको विकेंद्रीकरण देखने को मिलेगा, है ना। विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन की सिस्टम यहां पर देखने को मिलेगी और भारत जो है अनेक भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उस वंश का अंतिम शासक लिख लो, अंतिम शासक, है ना। अंतिम शासक कौन, तो अंतिम शासक विष्णुगुप्त, है ना। यहां पर लिख लो इस वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक, लास्ट रूलर, लास्ट किंग कौन, कौन, क्या लिखोगे, लिख लो यहां पर विष्णुगुप्त। ठीक है ना, कौन, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। अब देखो ये जो हमारा 550 से 750 के बीच का टाइम पीरियड है, ठीक है, इस समय काल पर अब भारत जो है कई भागों में विभाजित हो चुका है। ठीक है ना, कई भागों में विभाजित हो चुका है। लेकिन वहां जाने से पहले एक बार गुप्त काल की उन विशेषताओं पर नजर डाल लेते हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले क्या क्या है ना, गुप्त काल की विशेषताएं, यहां पर एक टॉपिक डाल लो, यहां से एक दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक टॉपिक डाल लो, गुप्त काल की विशेषताएं। इंग्लिश में इंपॉर्टेंस लिख लो, इंपॉर्टेंस ऑफ गुप्ता पीरियड। ठीक है, क्या क्या रहा, आओ एक बार इसको लिखते हैं। जितने लिखूंगा सब अपने आप में क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब चूंकि इस समय काल में शांति प्रियता बनी रहती है तो विभिन्न कलाओं का संरक्षण यहां पर प्राप्त हुआ, विभिन्न कलाओं को संरक्षण। ठीक है, दूसरा लिखो, दूसरा अनेक महान विद्वान यहां पर देखने को मिले, अनेक महान विद्वान। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, स्कॉलर्स। ठीक, कौन कौन से, तो देखो यहां से प्रश्न कई बार बने हुए हैं, कौन कौन से, तो आपने नाम सुना होगा वराह मिहिर के बारे में। ठीक है, वराह मिहिर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा आर्यभट्ट के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है ना, कि आर्यभट्ट जिन्होंने क्या किया, शून्य की खोज की। ठीक, उसके बाद यहां पर देखें एक और कौन, एक और ब्रह्मगुप्त उनका नाम है। ठीक है, क्या नाम है इनका, ब्रह्मगुप्त नाम है, ब्रह्मगुप्त नाम है। और इन तीनों की बात कर लें तो ये दर्शन के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, ठीक, गणित के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने बड़े स्तर पर कार्य किया हुआ है और इस क्षेत्र के ये बड़े बड़े लोग हैं। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम लिखा गया, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्मगुप्तीय सिद्धांत लिखा गया और ये इनकी क्या है, पुस्तकें हैं जहां पर इन्होंने शून्य के बारे में बताया। अब सोचिए आज हम कुछ भी काउंटिंग करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं शून्य का प्रयोग करते हैं। हम 10 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब ये था ही नहीं तो 10 कैसे लिखते थे, कितनी परेशानी होती थी काउंटिंग करने में। तो काउंटिंग को आसान बनाने में इन लोगों का बड़े स्तर पर योगदान है और ये अपने गुप्त काल से जुड़े हुए हैं। और गुप्त काल में कहा, अपने बिहार से। अब सोचो ना कि बिहार में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया है जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन किया है। महावीर स्वामी की बात कर ले, बुद्ध की बात कर ले, है ना, आर्यभट्ट की बात कर ले, वराह मिहिर की बात कर ले, ब्रह्मगुप्त की बात कर ले। जो आजकल जो भौतिक विज्ञानी जो है ना, भूगोलवेत्ता जो है, जो बातें आज रिसर्च करके कहते हैं, इन लोगों ने तो गुप्त काल में ही वो सारी बातें कह दी थी। ठीक है ना, सब कोई मानता था कि भैया सूरज जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यही सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और जब इन्होंने कहा तो लोग हंसे, लेकिन आगे जाके क्या प्रूफ हुआ कि हाँ ये बात तो सही है, सूरज तो अपने जगह पे है और
उसकी चक्कर कौन लगा रही है? पृथ्वी लगा रही है। ठीक है, क्लियर है ना? तो ध्यान रखना, जीरो जब इन्होंने खोज किया, ठीक है, इसके साथ साथ जो दशमलव है, दशमलव प्रणाली, जैसे कि मान लो आधा हो गया, 10 के बाद एक आधा है तो हम 0.5 लिख देते हैं, तो ये दशमलव हो गया, ये जीरो हो गया। इसकी खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया हुआ था। तो इसकी भी खोज कहां हुई? भारत में। और भारत में भी कहां? तो अपने प्यारे बिहार में इसकी खोज की गई है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, जब भी बिहार के बारे में बोलना हो ना, इतनी डेटा तो क्लास में मैं दे जाऊंगा कि कोई कहे ना बिहार को, कई लोग क्या होते हैं, बिहार को गरियाते हैं, है ना, बिहारी शब्द को गाली समझते हैं। जब ये सारे लेक्चर देना स्टार्ट करोगे ना, तब उसको पता चलेगा कि जिस बिहार के बारे में वो अनाप शनाप बोल रहा है, जिस बिहारी को वो गाली समझता है, वो बिहारी कितना गर्व करने के लिए है, उसके पास कितना इतिहास है, कितना इतिहास को समेटे हुए, कितना ज्ञान को समेटे हुए, ये है अपना बिहार। ठीक है ना? क्लियर है? तो वरा, मिहिर, आर्यभट्ट, विष्णु, ब्रह्मगुप्त, ये सभी महान विद्वान यहीं पर इसी काल में जन्म लेते हैं। ठीक है, एक देखना बिहार दरोगा में और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, सती प्रथा का पहला साक्ष्य, सती प्रथा का पहला साक्ष्य जो है इसी शासन काल में देखने को मिलता है, भानुगुप्त का अभिलेख, जिसे एरण अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो इसको यहीं पर मेंशन कर लो, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहां पर मिलता है? ये मिलता है एरण अभिलेख में। इसी को भानुगुप्त का लेख भी कहा जाता है। कहां पर? तो मध्य प्रदेश का विदिशा। ठीक है ना? विदिशा जो है, विदिशा, विदिशा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। यहीं पर यह वर्णन मिलता है, सती प्रथा का पहला साक्ष्य यहां पर मिलता है। ठीक है, विदिशा कहां? सागर जिला, आप सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, यही भानुगुप्त का, है ना, भानुगुप्त का अमात्य था गोपराज। ठीक है, ये जो भानुगुप्त था, कहानी थोड़ा सा समझ लो, भानुगुप्त का अमात्य था जिसका नाम था गोपराज, और गोपराज युद्ध में पराजित हो जाता है, और पराजित होने के पश्चात इसकी पत्नी जो है वो सती बन जाती है, और ऐसा पहली बार उल्लेख कहीं पर मिलता है तो इसी भानुगुप्त के लेख में मिलता है, जिसे एरण अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? कालिदास तो थे यहाँ, कालिदास भी लिख लो इसमें, हमने नहीं लिखा, लिखो यहाँ पर कालिदास लिखो। ठीक है ना? कालिदास लिखो, धनवंतरी लिखो, यहां तो इतने लिस्ट बना देंगे, लिस्ट पहले मैंने बनवा रखा है, नवरत्नों को भी यहां पर डाल सकते हो। तो ये सारे महान महान। तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य, सती प्रथा का इंग्लिश क्या होगा एक बार देख लेना, जिस कारण से मैं यहां पर इंग्लिश नहीं लिख रहा, तो इंग्लिश वाले एक बार देख लेना सती प्रथा का इंग्लिश क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना लेना। ठीक है ना? अभी दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक, यहीं पर इसी काल में देवदासी प्रथा की शुरुआत हुई, देवदासी प्रथा की शुरुआत। देवदासी प्रथा आप सभी ने सुना होगा, क्या होता है? देखो, ब्राह्मणों ने ऐसी प्रथाएं यहां पर स्थापित कर डाली, जैसे कि देवदासी प्रथा क्या है, जैसे मान लो कोई मंदिर हो गया, है ना, कोई मंदिर हो गया, और मंदिर में क्या है, मंदिर में ईश्वर यहां पर स्थापित है, तो किसी लड़की का विवाह इस ईश्वर से करवा देते थे, इस भगवान से करवा देते थे, और जीवन भर इसका काम था इन ईश्वर का सेवा करना। लेकिन इसका देखा जाए यौन शोषण यहां के साधुओं के द्वारा किया जाता रहा है, और ये लंबा इतिहास यहां पर रहा है। ठीक है ना? कि एक बच्ची का, एक स्त्री का विवाह किसी ऐसे भगवान से करवा देना जिनमें जान नहीं है, और इसको शादी के पश्चात अब इसका कार्य क्या है, जीवन भर यहां मंदिर में रहना और उस मूर्ति की सेवा करना, और साथ ही साथ पूजा अर्चना करने वाले जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा इनका यौन शोषण किया जाता था। ठीक है ना? यह था देवदासी प्रथा, जिसकी शुरुआत इसी गुप्त काल से देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी इसी गुप्त काल की विशेषता में लिख लेना।
ठीक है। ठीक है, कालिदास तो इसी टाइम पीरियड से थे, तो कालिदास का लेखन जो है वो भी आपका यहीं से है। ठीक, और साथ ही साथ एक चीज, अवतारवाद व त्रिदेववाद की भी शुरुआत, त्रिदेववाद की संकल्पना भी आपकी यहीं पर शुरू होती है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए, 10 अवतार, शंकर भगवान के अवतार हुए, हनुमान जी के अवतार हुए। तो ये अवतारवाद की संकल्पना पहले नहीं थी, इसी टाइम पीरियड से शुरुआत होता है। त्रिदेववाद, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो आप शब्द सुनते हैं, 3 देवताओं को एक साथ, इसका भी शुरुआत यहीं से देखने को मिलता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपके गुप्त काल से संबंधित है। आशा करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 2-4 चीजें समाज के बारे में बात कर ले ऐसे ही जानकारी के लिए। तो महिलाओं की स्थिति इस समय काल पर ठीक ठाक थी, ठीक है ना। महिलाओं की स्थिति जो थी यहाँ पर ठीक ठाक थी, महिलाएं शिक्षित हुआ करती थी, है ना। स्वयंवर का उनके पास अधिकार था, यानी कि शादी विवाह अपने पसंद के लड़के से वो कर सकती थी। महिलाओं की स्थिति ऐसी थी। अगर बात करें शूद्रों की, तो पहले शूद्रों को पूजा अर्चना करने का अधिकार नहीं था, लेकिन इनके समय काल में इनको पूजा अर्चना करने का अधिकार दे दिया जाता है, लेकिन लिमिटेड दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हर मंदिर में घुस के वो पूजा पाठ कर ले, नहीं। जैसे आज भी कई सारे गांवों में आप देखते होंगे कि काली माता की जो मंदिर है उसमें जो 7 मूर्तियां जो है वो मंदिर के अंदर अंदर रखा जाता है और एक बाहर। तो जो शूद्र हैं, आज भी कई सारे गांवों में ये देखने को मिलता है कि उनको बाहर वाली ही मूर्ति पर पूजा करने का अधिकार है, वो अंदर नहीं कर सकते। यानी कि पूजा तो कर सकते हैं मंदिर में जाके, लेकिन लिमिटेशन से, मंदिर के अंदर जाके नहीं, मंदिर के बाहर ही रह के पूजा अर्चना करेंगे। तो इस प्रकार का है ना जो चीजें हैं यहीं पर शुरुआत हुई थी, है ना। इसका इंग्लिश लिख लो, स्टार्टिंग ऑफ देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा, ठीक है। संकल्पना का क्या हो जाएगा इंग्लिश? शुरुआत भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो। इंट्रोड्यूसिंग अवतारवादा एंड त्रिदेववादा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर। चलो, अब 2-4 चीजें गुप्तोत्तर काल की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है केवल वही। गुप्त के बाद आएगा आपका गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल की बात कर ले तो वही आपका 550 से लगभग 750 ईस्वी के आसपास। और इस समय काल पर देखा जाए तो मगध जो है अब केंद्रीकृत सत्ता नहीं रहा। पटना, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही मगध सिमट के रहा हुआ है, और इस पर अब कई सारे शासक जो है शासन प्रशासन करेंगे। मूल रूप से जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो शशांक से बनता है। अब देखो भारत में इस समय काल पर क्या हो रखा है। जैसे अगर हम बात कर लें कन्नौज का क्षेत्र, है ना, समझने का प्रयास करना, ये लिखना मत, ऐसे ही समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है ना। तो अपना मगध यहां पर था, पहले तो पूरा मगध ही था, ठीक। लेकिन अभी बात कर लिए जो कन्नौज वाला क्षेत्र है, ठीक है, कन्नौज में देखा जाए तो मोखरी वंश का शासन स्थापित किया जाता है गृह वर्मा के द्वारा, ठीक है। तो ये जो कन्नौज का क्षेत्र हो गया गृह वर्मा के द्वारा, यहां पर मोखरी वंशों का शासन प्रशासन स्थापित कर दिया जाता है। ये जो यहां ये वाला क्षेत्र है, यहां पर थानेश्वर के वर्धनों का
स्थापत्य स्थापित होता है और करने वाला जो व्यक्ति होगा प्रभाकर वर्धन होगा। ठीक है, मध्य भारत में देखें तो मध्य भारत में उपगुप्त के द्वारा, है ना, उत्तर गुप्त शासक जिसकी स्थापना देवगुप्त के द्वारा किया जाता है। बंगाल में देखें तो बंगाल भी अलग हो चुका है, बंगाल भी स्वतंत्र हो चुका है। ठीक है, बंगाल भी स्वतंत्र हो चुका है। और बंगाल में कौन? गौड़ वंश, इसको बस लिख लेना, है ना। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में गौड़ वंश की स्थापना होती है किसके द्वारा? शशांक के द्वारा, है ना। शशांक जो है ना, ये कौन सा क्षेत्र है? ये है आपका बंगाल। तो बंगाल भी मगध से अलग होकर स्वतंत्र बन जाता है, शशांक के द्वारा इसकी स्थापना यहां पर की जाती है। ठीक है, गुजरात का अगर हम बात करें ये वाला क्षेत्र, तो यहां पर आप देखेंगे कि मैत्रक वंशी शासन की स्थापना हो जाती है ध्रुव सेन के द्वारा। यानी कि देखेंगे कि जो पहले पूरा का पूरा भारत एक बड़ा साम्राज्य था, मगध बड़ा साम्राज्य था, अब ये इतना ही सिमट के रह चुका है। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है? हमें शशांक के बारे में पढ़ना है, क्योंकि शशांक जो है एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मगध पर आक्रमण करेगा और मगध पर शासन प्रशासन करेगा। ठीक है, तो शशांक के द्वारा क्या किया जाएगा? कुछ समय के लिए मगध पर शासन किया जाएगा और इसी शासन के दौरान जो बौद्ध धर्म से जुड़े स्थल है, बौद्ध स्थल को ये नष्ट करने का प्रयास करेगा। और इसी दरमियान जो बोधि वृक्ष थी, हमने पढ़ा था ना एक बार, बोधि वृक्ष को भी ये नष्ट करवा देता है, जड़ से कटवा देता है। और पहले सुन रखा था कि जड़ से कटवाने के बाद भी उसमें से पौधा निकल आता है, तो इसने जड़ से कटवाया भी और जड़ में आग लगवा दिया कि फिर दोबारा इसमें से पौधा ना निकले, लेकिन कुछ ही वर्षों के पश्चात फिर से इसमें से पौधा निकल जाता है। तो बस इसके बारे में, है ना, गुप्तोत्तर काल में बस शशांक के बारे में आपको लिखना है, यही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। ठीक है, चलो तो लिख लो। गुप्तोत्तर काल में बंगाल का गौड़ शासक, शशांक ने मगध पर आक्रमण किया तथा बौद्ध स्थलों को नष्ट करने का प्रयास किया, जैसे कि बोधि वृक्ष को नष्ट किया। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो। ड्यूरिंग पोस्ट गुप्ता एरा, शशांक attack on Magadha and tried to destroy बोधि वृक्ष। बोधि ट्री। ठीक है, क्लियर। तो यहां तक हमारा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है ये कंप्लीट होता है। अब इतने में पूरे सिलेबस को, मैंने बोला था ना कि समाप्त होगा, तो आप सभी को करना क्या है कि पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ एक डायरी रखो डाउट वाला, और जो पढ़ रहे हो जहां पर डाउट होती है डाउट उस पर लिखते चले जाओ। डायरी में कुछ डाउट रहा होगा, अब उन डाउट को फटाफट आप सभी कमेंट कर दो, ताकि रिवीजन भी हो जाए और आप सभी के डाउट भी क्लियर हो जाए। इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश की क्लास तो करना ही चाहिए ना,
और देखो इतना ज्यादा वीक है। अब देखो सोनू कुमार का कहना है कि मेरा इंग्लिश वीक है, इंग्लिश का क्लास करे कि नहीं। आपके सेंटेंस में ही दिख रहा है कि इंग्लिश आपका कितना वीक है। वीक यानी कि जो कमजोर होता है उसका होता है WEAK, इसका मतलब होता है वीक। और आपने लिखा है WEEK, वीक। वीक का मतलब होता है सप्ताह। ठीक है, तो इससे दिख रहा है ना कि कितना ज्यादा वीक है, आपको इंग्लिश करने की अति आवश्यकता है। ये नोट्स की तरह ही तो लिखवाया है, अब इससे बड़ा नोट्स क्या होगा। पहले शॉर्ट्स में लिखवाता था, ग्राफिंग के माध्यम से लिखवाता था, लेकिन आप सभी के डिमांड पर मैंने चेंज कर दिया। टेस्ट वाले फाइल पर कैसे जाएं, ठीक है, चलो ये भी दिखा देते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको खोलना है रोजगार विद अंकित ऐप। ठीक है, टेस्ट पर कैसे जाए समझ लेना। नेट नहीं चल रहा आज, पकड़ लिया, खुल जा, खुल जा सिम सिम, ठीक है ना। अब देखो, एक है यहां पर फ्री वीकली टेस्ट, एक है पेड टेस्ट सीरीज। आपको पेड पर भी मिलेगा, फ्री पर भी मिलेगा। फ्री पर जो होगा वो हर कोई दे सकता है। अब फ्री वाले पर क्लिक करोगे तो हर एक एग्जाम का इसमें है, ठीक है ना। देखो जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस SI, ऐसे ही जाओगे तो बिहार वाला थोड़ा सा नीचे है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद कई सारे टेस्ट यहाँ पर बन गए, फाइल बन गए। अब देखो यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 है, इस पर क्लिक करोगे, 2 टेस्ट हो चुका है 2 संडे को, है ना, 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। तो इन दोनों को जाकर लगाओ, एक 20 अप्रैल को हो रखा है, एक 7 अप्रैल को हो रखा है, और अगला कब आएगा, 4 मई को आएगा। तो 4 मई को तीसरा आएगा, तीसरा जाके यहाँ पर दे देना। समझ में आया कैसे होगा, है ना। तो फिर से मैं बता दूं, ऐप खोल लेना है। ऐप में यहाँ पर फ्री वीकली टेस्ट है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें से सिलेक्ट करना है बिहार पुलिस कांस्टेबल, है ना, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है ना, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025, इस पर टेस्ट है। अटैम्प्ट पे क्लिक करते ही क्वेश्चन खुलेगा और आप सभी इजिली तौर पर इस पर आंसर दे पाओगे, ठीक है, क्लियर। संगम साहित्य बिहार से जुड़ा हुआ है ही नहीं। क्वेश्चन तो आता है, बिल्कुल आएगा, वो भारत के इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा संगम साहित्य, क्योंकि हम स्पेसिफिक बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, यहां से रिलेटेड जो कुछ भी होगा सब पढ़ेंगे। लेकिन संगम साहित्य भारत से रिलेटेड है ना, दक्षिण भारत से रिलेटेड है, तो वो आपको भारत के इतिहास में पढ़ाया जाएगा। चाणक्य को चंद्रगुप्त कहाँ मिला था हम देखो, हमने पढ़ा था ना, चंद्रगुप्त को कुछ लोग क्या मानते हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है वो शूद्र मानते हैं, जबकि बौद्ध और जैन साहित्य जो है वो क्या मानते हैं कि क्षत्रिय है, कोलीय वंश का। ठीक है, तो कोलीय वंश के अंतर्गत जो एरिया था वहीं पर मिला हुआ था। याद करने का तरीका, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो याद कैसे करना है, याद करने का एक ही तरीका है, अगर आपसे याद नहीं होता, याद करने का एक ही तरीका है, रिवीजन। क्या चीज, रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, और रिवीजन भी अगर चाहते हो कि 1 से 2 बार पढ़ के याद हो जाए, तो इसको जो भी पढ़ो उसको रिलेट करके पढ़ो। ठीक है, क्या करो, रिलेट करके पढ़ोगे, चीजें जो है वो खोपड़िया में मूवी के जैसा चलेगा, और फिर कभी भूलोगे नहीं। ठीक है ना। जैसे कि एक टॉपिक को लेकर चलते हैं, जैसे अगर हम बात कर ले यहां पर बौद्ध धर्म, समझने का प्रयास करना आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो बौद्ध धर्म के बारे में अब यहीं पर क्या करो, देखो नोट्स आपको ऐसे बनाना है, याद करने वाला, रिवीजन करने वाला। बौद्ध धर्म हमने डाल लिया, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या डालें, संस्थापक, ठीक है। उसके बाद संस्थापक कौन, तो यहां पर लिख लिया आपने बुद्ध, है ना। अब बुद्ध के बारे में यहीं पर लिखो, ठीक है, जन्म, ठीक। फिर यहीं पर क्या हो गई, मृत्यु, यहीं पर हो गई ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति कहाँ, बोध गया में, ठीक है। अब बोध गया आ गया, तो अब यहीं पर क्या लिख लेना है, बोध गया कहाँ, तो बोध गया में कौन सी नदी है, निरंजना नदी। यहां पर पेड़ कौन सा है, तो पीपल का, ठीक है, पीपल का वृक्ष है,
ठीक है ना। अब पीपल की बात आ गई तो यहीं पर क्या लिखोगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बोधि वृक्ष। और बोधि वृक्ष का 4th जनरेशन चल रहा है, ठीक है, 4th जनरेशन चल रहा है। यही बोध गया में कौन सा मंदिर है, तो यहीं पर बोधि मंदिर है, ठीक है। तो यहीं पर क्या है, बोधि मंदिर है। ये हो गया, ठीक है। मृत्यु की हमने बात कर ली, कहां पर हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 483 बीसी में। और 483 बीसी आ गई तो अब यहीं पर रिलेट कर लो क्या चीज, कि 483 बीसी में क्या हुआ, प्रथम संगति। क्या हुआ, प्रथम संगति हुई। और प्रथम संगति हो गई तो अब चारों संगति यहीं पर लिख लो, है ना। दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, चौथी कब हुई, दूसरी हो गई आपकी 383 में, तीसरी जो हुई वो 250-51 में हुई, है ना। चौथी जो हुई वो प्रथम शताब्दी में हुई। तो इस तरीके से बनाओ ना, मैं तो एक टॉपिक लेके पूरे इतिहास का नोट्स बना दूं रिलेट करके, और याद ऐसे ही होता है, याद करने का यही है। अब इतना जितना अभी इतने में लिखा ना, अभी तो ये पूरा भरना ही है। इतने में जो मैंने लिखा ना, इसको अगर लैंग्वेज में लिखोगे, है ना, नोट्स बनाओगे जो फुल लिख के, तो ये कम से कम 10 पेज तो यही हो जाएगा, जितनी बातें मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दी। कितने लोग हो जो ऐसे बनाते हो, थोड़ा हैंड रेज करना, जितने भी हो, कितने हो जो ऐसे बनाते हो आप नोट्स, है कोई, नहीं है ना। ये टॉपर्स की निशानी है, टॉपर्स यही नोट्स बनाते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बुलेट नोट्स, ठीक है। क्या कहते हैं, बुलेट नोट्स। आपने सुना होगा लेकिन आज पहली बार देख रहे हो, इसको कहते हैं बुलेट नोट्स। और जो 500 पेज की किताबें होती है, उसको 2 से 3 पेज में पूरा का पूरा टॉपर्स जो होते हैं वो समाहित कर लेते हैं। तो सिलेक्शन उनका होगा, या जो बस ऐसे ही कहानी लिख रहा है, रिवीजन करने में 1 घंटे पढ़ाई में लगा और रिवीजन करने में उसको 45 मिनट या आधे घंटे का समय लग रहा है। तभी तो आप बोलते हो कि सर जी टाइम नहीं बच पा रहा रिवीजन का, रिवीजन करें तो कैसे करें। इसको लेकर मुझे एक सेशन लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना, कि नोट्स कैसे बनाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों से टाइम मैनेज हो नहीं रहा, और लगभग 150 से ज्यादा मेरे पास मैसेज आ चुके हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज हम करें तो करें कैसे। देखो जो टॉपर्स होते हैं उनके जीवन में भी 24 घंटे का ही समय होता है ना। अगर एक दिन की बात कर लें तो एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और ये 24 घंटे में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं टॉपर्स, ठीक है, और एक जो होते हैं वो क्या होंगे, वो होंगे आपका नॉर्मल पीपल, ठीक है ना। दोनों के लिए 24 घंटे ही होता है, लेकिन ये अपने आप को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि इस 24 घंटे को ये 48 घंटे के बराबर काम में ला देते हैं। और ये अपने आप को ऐसे मैनेज करते हैं कि 24 घंटे में इनका काम 10 घंटे भी नहीं हो पाता, इसलिए ये आम आदमी ही रह जाते हैं और ये टॉप पर चले जाते हैं। तो यहां पर आने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर आने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, कर पाओगे मेहनत। ठीक है, अच्छा 3 पक्ष कौन कौन से लड़े, एक तो था गुर्जर प्रतिहार, दूसरा अपने मगध से पाल थे, और दक्षिण से थे राष्ट्रकूट, है ना। ये तीनों में जो युद्ध हुआ था इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो बना पाओगे ऐसे नोट्स, बना पाओगे, हाँ बोलो तो मुझे एक बार शेयर करना। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है तो आप चाहो तो नोट्स बना के मुझे शेयर कर सकते हो। चलो संडे को मैं बैठ के एक टॉपिक का नोट्स आप सभी को बना के मैं ग्रुप में डलवाऊंगा। समय मिला तो पहले ही बता रहा हूं क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है। प्रयास करूंगा कि एक टॉपिक का ऐसे मैं बना के भेजूं, है ना, डलवा दूं, ताकि आप देख पाओ कि नोट्स बनते कैसे हैं, बुलेट नोट्स। और यही नोट्स जो है रिवीजन के लिए सबसे कारगर होते हैं, क्योंकि इसी नोट्स को हम एग्जाम से आधे घंटे पहले बैठे तो पूरा का पूरा बुक हम रिवीजन कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसे जो हम लिख रहे हैं, है ना, ऐसे हम नोट्स बना रहे हैं, इसको रिवीजन करोगे ना तो एक ही सब्जेक्ट को रिवीजन करने में आपको 5 से 10 घंटे लग जाएंगे। और इस तरीके से अगर बनाओगे तो इसको रिवीजन करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, पूरी की पूरी किताबें जो है वो क्या हो जाएगी,
रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो आप भी प्रयास करना ऐसे बनाने का। अब देखो यहाँ पर संस्थापक हो गया, ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें यहाँ पर क्या करोगे, है ना, तो बाकी चीजें जैसे कि बौद्ध धर्म, अब बुद्ध के यहाँ पर क्या कर लोगे, यात्राएं लिख लोगे कि कहाँ पर गए तो कहाँ पर क्या क्या हुआ, है ना, ये सारी चीजें हो गई। ठीक, उसके बाद बौद्ध साहित्य यहीं पर लिख लोगे, है ना, तो बौद्ध साहित्य के बारे में लिखोगे यहीं पर क्या चीज, त्रिपिटक लिख लोगे, त्रिपिटक। अब त्रिपिटक के बारे में लिखोगे, पहला कौन सा हो गया, सुत्त पिटक, दूसरा कौन सा हो गया, विनय पिटक, ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया अभिधम्म पिटक। ठीक है, इसमें लिखोगे कि बुद्ध के जो उपदेश हैं, शिक्षा है ना, वो सारे इसमें शामिल हैं। यहाँ पर देखा जाए तो रूल रेगुलेशंस है, ये इसका दर्शन है। तो इस तरीके से बनाओ ना, एक अगर पेज रहेगा ना, एक पेज, तो एक पेज में से इतने पार्ट में आप पूरा का पूरा बौद्ध धर्म का नोट्स बना लोगे। जो हमने 3 दिन में क्लास किया उसको रिवीजन करने में 5 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा अगर ऐसा बनाओगे तो। ठीक है, तो आप अपने तरफ से, चलो यही टॉपिक रहता है बौद्ध धर्म, आप अपने तरफ से भी बनाना। और मेरा आईडी तो सबको पता ही है ना, इंस्टा वाला, उस पर आप सभी सेंड करना, ठीक है ना, शशि सर RW सर्च करोगे तो मिल जाएगा, उस पे आप सभी शेयर करना। मैं एक बार चेक कर लूंगा और साथ ही साथ मैं भी शेयर कर दूंगा। ठीक बा, समझ में आ गई। चलो फिजिकल के बारे में तो अब टाइम रहा नहीं। अब देखो फिजिकल में दूसरा स्टेप क्या है हमारा, दूसरा है हमारा हाई जंप। और हाई जंप के लिए बड़े स्तर पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो पहले स्टेमिना बढ़ाओ, है ना। देखो कल मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे बोलता हूँ तो बड़ा बोलना पड़ता है, फिर क्लास लगती है। अगर कल लग जाता है तो फिर बात करेंगे, अन्यथा की स्थिति में मंडे को हाई जंप पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। हाँ, जो टेस्ट चल रहा है आपका, प्रैक्टिस सेट भी तो चल रहा है, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है 2 बजे से, सब उसमें आओ और वहां पर आकर अपना प्रैक्टिस भी करते रहो। इसलिए वहां पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, 25 क्वेश्चन हर दिन हम कर रहे हैं, तो उसको भी करोगे तो बड़ा ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छे से रिवीजन होगा। ठीक है, चलो फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना, और कोई डाउट हो तो वो भी अवश्य ही वहां पर कमेंट कर देना। ठीक है, टाटा बाय बाय।